स्वर सुधा मंच पर प्रस्तुत है मालती जोशी की कहानी चाहत। नहाकर निकली ही थी कि रतन ने आकर सूचना दी, श्रीवास्तव बाबू आए हैं। उन्हें तो आना ही था, कल मेमो जो दिया था, एक ही दिन में सारी हेकड़ी निकल गई। अपना विजय दर्प मन में दबाते हुए मैंने कहा, बैठने को बोलो, मैं तैयार हो रही हूँ। तब तक पानी वानी पिलाओ, अखबार दे आओ। सो तो बड़े साहब बैठे हैं उनके पास। अच्छा, कब से आए हैं? आप नहावे गई थी, तबई से तो आए हैं। मैंने सिर पीट लिया। इसका मतलब है बाबूजी पिछले 15-20 मिनट से श्रीवास्तव से बतिया रहे हैं। इस बीच उसने तो उन्हें खूब मस्का लगा लिया होगा। अब मेरे बाहर जाते ही बाबूजी उसकी सिफारिश शुरू कर देंगे। कभी कभी बाबूजी पर बहुत खौफ तो आती है। इतना बड़ा घर है, पर वे सुबह से जाकर ड्राइंग रूम में जम जाते हैं। मजबूरन हर आने वाले से उनका परिचय करवाना पड़ता है। परिचय के बाद वे जो शुरू हो जाते हैं तो रुकने का नाम ही नहीं लेते। आने वाला बेचारा अपनी कुर्सी में कसमसाता रह जाता है, पर उसे अपनी बात कहने का मौका ही नहीं मिलता। खासकर दफ्तर का कोई व्यक्ति आ जाता है तो बाबूजी पर जैसे सरस्वती प्रसन्न हो जाती है। अपनी 35 साला बाबूगिरी के अनुभवों का निचोड़ हर किसी को परोसने में उन्हें बड़ा आनंद आता है। उनके सामने तो मैं अपने मातहतों को ठीक से डांट भी नहीं सकती। वे तुरंत उनका पक्ष लेकर कोई कानूनी नुक्ता समझाने लगते हैं। कभी कभी दिलीप की बात सच ने लगने लगती है। वह कहता है, आखिर रहे तो बाबू के बाबू ही ना, बच्चे अफसर हो गए हैं, पर इनकी औकात नहीं बदली। बिल्कुल ठीक कहता है दिलीप, लेकिन सिर्फ इसकी वजह से मैं दिलीप की तरह बाबूजी को देश निकाला तो नहीं दे सकती। तैयार होकर मैं बाहर निकली तो सबसे पहले अम्मा की खोज की। वे अपने इष्ट देव की पूजा में तल्लीन थी। उनका ध्यान बटाते हुए मैंने कहा, अम्मा, बाहर दफ्तर के कुछ लोग आए हैं, बाबूजी को जरा अंदर बुला लो। मैं कहूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, अम्मा ने कहा। उनके स्वर से साफ जाहिर था कि ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगी है। बाहर जाकर देखा, श्रीवास्तव अकेले नहीं थे, साथ में बवेजा को भी लाए थे। तीनों में बड़ी घुट घुट कर बातें हो रही थी। मेरे कमरे में जाते ही वार्तालाप थम गया। सब लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। केवल बाबूजी बैठे रहे, क्योंकि अब वे बड़े बाबू नहीं थे, मैडम के पापा थे। बैठिए, मैंने नमस्कार के उत्तर में कहा। दोनों यथास्थान बैठ गए। मैंने जानबूझकर कोई बात शुरू नहीं की। मैं भीतर से बाबूजी के बुलावे की प्रतीक्षा कर रही थी। थोड़ी देर बाद वह आ ही गया। बाबूजी बड़ी बेदिली से उठकर भीतर गए। इस समय इस महफिल से उठना उन्हें बहुत अखर गया था। कहिए, बाबूजी के भीतर जाते ही मैंने अत्यंत रूखे लहजे में एक प्रश्न उछाल दिया। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। श्रीवास्तव की शायद हिम्मत नहीं पड़ रही थी, इसलिए बवेजा ने गला साफ करते हुए बात शुरू की। मैडम, वो ऐसा है कि कहीं कुछ गलतफहमी हो गई है। आपको शायद। बवेजा बहुत सलीके से सिलसिलेवार अपने दोस्त की पैरवी में जुटा था, पर 2-4 वाक्यों के बाद ही मेरा दिमाग भटक गया था। भीतर जुगलबंदी शुरू हो गई थी। मुझे क्यों बुलाया था? बुलाती नहीं तो क्या करती? बच्चों जैसी हरकतें जो करते हो। जिंदगी भर तो भुगतती रही हूँ, मरा बुढ़ापे में भी चैन नहीं है। 2 मिनट ठाकुर जी के सामने बैठना चाहती हूँ तो वह भी नहीं हो पाता। ऐसा हुआ क्या है बताओ तो? तुम्हें घर भर में और कोई जगह नहीं दिखाई देती? बस बैठक में जाकर जम जाते हो। मेरा मन हुआ उठकर बीच वाला दरवाजा बंद कर लूं, पर उस तरह की हरकत शायद बहुत अशोभन लगती। इसलिए मैंने घड़ी की ओर दृष्टिक्षेप करते हुए कहा, हम लोग दफ्तर में बात कर लें तो कैसा रहे? 10 बज गए हैं और अभी मुझे खाना भी खाना है। मैंने स्वर को यथाशक्ति सपाट बनाने की कोशिश की थी,
पर अनुनय की एक क्षीण सी छटा उसमें आ ही गई थी। मुझे अपने ऊपर ही कोफ्त हो आई। ऐसा स्वभाव है, तभी तो दफ्तर में डिसिप्लिन नहीं रह पाता। वे दोनों शायद मेरी मजबूरी भाप गए थे। नो प्रॉब्लम मैडम, उन लोगों ने उठते हुए विनम्र भाव से कहा, पर उनकी आंखें मेरा मजाक उड़ा रही थी। मन ही मन वे इस स्थिति का खूब लुत्फ उठा रहे थे। मुझे मालूम था गेट के बाहर निकलते ही वे जोरदार कह कहा लगाएंगे। भीतर जंग अभी जारी थी। अम्मा हमेशा की तरह बाबूजी को कोस रही थी कि उनकी वजह से आज वे दर दर की भिखारी बनी हुई हैं। बाबूजी अपना पुराना अभियोग दोहरा रहे थे कि ऐसी नालायक संतान पैदा की है जो अपने आगे माँ बाप को कुछ समझती ही नहीं। मन हुआ चीख कर कहूँ, प्लीज चुप हो जाइए। दिलीप होता तो शायद कह भी देता, पर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। वैसे भी मुझे देखकर वे लोग पल भर को चुप ही हो गए थे। आप लोग अभी खाना खाएंगे? मैंने एक बेकार सा सवाल पूछ लिया। बाबूजी ने तो इस प्रश्न का जवाब देने की भी जरूरत नहीं समझी। मुंह फेर कर बैठ गए। अम्मा ने रूठे से अंदाज में इतना भर कहा, अभी तो मेरा जप जाप सब होना है। तुम्हें देर हो रही हो तो तुम खाना खा लो। यह रोज का ही क्रम है। 10 बजे खाना खाने की उनकी आदत नहीं है, पर पूछना जरूरी है। जिस दिन चूक हो जाती है, शाम तक ताने सुनने पड़ते हैं। मैडम, खाना लगा दूं? पंडित ने विनम्र स्वर में पूछा। हाँ, लगा दो। ये रतन कहाँ गायब हो गया? ड्राइवर आया था, शायद चाबी देने गया हो। खूब जानती हूँ, चाबी देने का तो बहाना होता है, खास मकसद होता है ड्राइवर को घर की खबरें सुनाना। फिर ड्राइवर साहब नमक मिर्च लगाकर उन्हें दफ्तर में प्रचारित करते रहते हैं। सच, कभी कभी अपनों की वजह से कैसी जिल्लत झेलनी पड़ती है, पर अम्मा बाबूजी हैं कि कुछ समझते ही नहीं। ये क्या हुजूर, अभी तो पहला फुल्का ही लिए बैठी हैं। पंडित गरम फुल्का हाथ में लिए उदास भाव से बोला। सॉरी पंडित, पता नहीं क्यों आज भूख ही नहीं लगी। तुम ऐसा करो, टिफिन लगा दो। और सुनो, भरवा करेले जरूर रखना, बहुत अच्छे बने हैं। मैंने उसकी हौसला अफजाई करते हुए कहा। हफ्ते में 4 दिन यही होता है। मेरी भूख गायब हो जाती है, टिफिन साथ में रख दिया जाता है, पर सारा सारा दिन गुजर जाता है, खाने का समय ही नहीं मिलता। भूख लगती है तो चाय बिस्किट पर गुजारा करना पड़ता है। अब ऑफिसर की कुर्सी पर बैठकर समोसा कचौड़ी खाना भी अच्छा नहीं लगता। थोड़ा डेकोर मेंटेन करना पड़ता है। दिलीप कहता था, दीदी क्या बताऊं, इन सास बहुओं की चकचक ने मेरा खाना हराम कर दिया है। हफ्ते में 4 दिन भूखे पेट ऑफिस जाता हूँ। यहाँ न कोई सास है न बहू, पर मैं भी हफ्ते में 4 दिन भूखे पेट दफ्तर आती हूँ। दिलीप तो अपनी बात खुलकर कह भी देता है। मैं किससे कहूँ? कल को कविता कह देगी, बड़ी शान से माँ बाप को ले गई थी, अब भुगतो। जीप में बैठने से पहले आदतन लेटर बॉक्स की ओर नजर गई। खोल कर देखा, बस एक टेलीफोन का बिल था। उसे बैग में रखकर दोबारा ताला डालते हुए चोर नजरों से ड्राइवर की ओर देखा। वह भी इधर ही देख रहा था। कुछ शर्म सी आई। गाड़ी में बैठते हुए अपने आप से ही जैसे कहा, गली के लड़के इतने शैतान हो गए हैं, गेंद निकालने के बहाने आएंगे और लेटर बॉक्स से ही छेड़छाड़ करने लगेंगे। असली छेड़छाड़ तो बाबूजी करते थे। अक्सर ही मुझे अपने पत्र खुले हुए मिलते, इतना ताव आता था, पत्र पढ़ भी लेते थे और फिर सवाल दागना शुरू कर देते थे। ये महिमा कौन है? चंडीगढ़ से पत्र लिख रही है, तो क्या वहीं की है? तुम्हारा परिचय कैसे हुआ? ये सीजे कौन है? अपना पूरा नाम क्यों नहीं लिखता? वह तुम्हें नाम से क्यों बुलाता है? ये शिरीन पारसी है या मुसलमान? इससे दोस्ती कैसे हो गई? एक दो बार नाराजी जाहिर की तो थोड़े दिन सिलसिला बंद रहा। फिर एक दिन मेरा बर्थडे कार्ड फटा हुआ मिला। इतना बड़ा लिफाफा देखकर बाबूजी अपने को रोक नहीं पाए होंगे।
जल्दी में इस बेतरतीबी से कार्ड फाड़ा था कि भेजने वाले का नाम ही गायब हो गया था। मेरा तमतमाया हुआ चेहरा देखकर बाबूजी खिसियाई से स्वर में बोले, मुझे लगा कि दिलीप की चिट्ठी है, उसी के जैसी लिखावट लगी तो मैंने खोल दिया। आपको दिलीप की लिखावट याद है? आश्चर्य है, मैंने व्यंग्य करते हुए कहा। पिछले 1.5 साल से तो उसकी कोई चिट्ठी नहीं आई है। उसका तो फोन आए भी एक अरसा हो गया होगा। फोन वाली बात याद आते ही मुझे बैग में पड़े टेलीफोन बिल की याद हो आई। धड़कते दिल से खोलकर देखा। थैंक गॉड, सिर्फ 1400। मैंने राहत की सांस ली। नहीं तो पिछले दिनों तो मेरी पागल होने की नौबत आ गई थी। 2,500-3,000 से नीचे का बिल ही नहीं आता था। पता चला दिन में दनादन एसटीडी कॉल हो रहे हैं। मामा मौसी बुआ चाचा सबसे फोन पर गपशप हो रही है। फोन न हुआ मानो कोई खिलौना हो गया। एक दो बार समझाया भी, जहां भी बात करनी हो रात में कर लिया करो, दिन में चौगुने पैसे लगते हैं। तो जवाब मिला, उन बेचारों के यहाँ फोन थोड़ी है, पास पड़ोस वाले मेहरबानी करके बुला देते हैं। अब पराए लोगों को रात में तो तकलीफ नहीं दी जा सकती न। मैंने सिर पीट लिया। इसका मतलब है पार्टी के लाइन पर आने तक ये फोन पकड़े रहते होंगे और मीटर भागता रहता होगा। बहस करना बेकार था। मैंने चुपचाप एसटीडी लॉक लगवा लिया। कह दिया कि बिल ज्यादा आने की वजह से बाहर की लाइन कट गई है। अपने ही जन्मदाताओं से इस तरह झूठ बोलते शर्म भी आ रही थी, पर दूसरा कोई उपाय नहीं था। वैसे यह मंत्र भी मुझे दिलीप ने ही दिया था। अम्मा बाबूजी उसके यहाँ भी जब तक फोन लगा लेते थे। जब वहाँ थी तो अम्मा की बहू से एक पल भी नहीं बनती थी, पर अब यहाँ आकर बड़ा प्यार उमड़ रहा था। लेकिन बहू भी कम घाघ नहीं थी। उसने दिलीप से शिकायत कर दी कि ये लोग कुछ सोचते समझते नहीं हैं। भरी दोपहर में फोन करते हैं, मेरी नींद खराब होती ही है। बच्ची भी कच्ची नींद से जाग जाती है। बड़ी परेशानी होती है। तब दिलीप ने ही लॉक लगाने का सुझाव दिया था। इसके लिए उसने खास तौर पर दिन में ऑफिस में फोन किया था। बोला, इस मामले में लिहाज करोगी तो दीदी लुट जाओगी। कविता से आधी लड़ाई तो इसी बात पर होती थी। वह इन लोगों को फोन छूने नहीं देती थी। कहती थी, कहाँ बात करनी है, मुझे बताइए, मैं लगा दूंगी। पर तुम कविता की तरह दबंग नहीं हो सकती, इसलिए चुपचाप लॉक लगवा लो। अपनों से छल करने का परिणाम यह है कि खुद भी कहीं बात करती हूँ तो लगता है चोरी कर रही हूँ। ऑफिस पहुंचकर लगा लोग मुझे ही घूर रहे हैं। यहाँ वहाँ गुच्छे से खड़े लोग शायद मेरे बारे में ही बात कर रहे थे, क्योंकि मेरे पहुंचते ही सन्नाटा सा खिंच गया। पल भर को शक हुआ, कहीं मेरी वेशभूषा अत्यधिक भड़कीली तो नहीं है, पर वह संभावना कम ही थी। ऑफिस के लिए तैयार होते समय तो मैं खास एहतियात बरतती हूँ। हो सकता है श्रीवास्तव ने कोई शगुफा छोड़ा हो, पर यह भी संभव नहीं था, क्योंकि वह तो अभी दफ्तर पहुंचा ही नहीं होगा। हफ्ते में 5 दिन लेट आता है, तभी तो एक्शन लेना पड़ा। केबिन में आकर कुर्सी पर बैठी ही थी कि मेज पर नजर गई। एक बड़ा सा कार्ड रखा हुआ था। लिफाफे पर बड़े बड़े रंगीन अक्षरों में इबारत थी, ललित वेड्स सुषमा। कार्ड हाथ में लेकर देर तक उन अक्षरों को घूरती रही। धीरे धीरे सुषमा का नाम धुंधला होता चला गया और वहां नजर आ रहा था, ललित वेड्स दिव्या। अच्छा हुआ जो शर्मा जी उसी समय खांसते हुए केबिन में दाखिल हुए और मैं अपने दिवा स्वप्न से जाग गई। उनके आने का मंतव्य जानने से पहले मैंने अपना ऑर्डर दे डाला। शर्मा जी, वो शादी वाले बधाई कार्ड मिलते हैं न, एक मंगवा लीजिए और मुझसे साइन करवा कर इस पते पर पोस्ट कर दीजिए। और सरसरी निगाह से भीतर वाला मजमून पढ़कर मैंने कार्ड शर्मा जी के हवाले कर दिया। तो अब समझ में आया लोग मुझे क्यों घूर रहे थे। जरूर यहाँ वाले कुछ लोग हमारे एपिसोड के बारे में जानते होंगे। ललित ने जानबूझकर कार्ड
ऑफिस के पते पर पोस्ट किया होगा ताकि सब लोग जान लें और मजा लें। मैंने कार्ड सरसरी निगाह से ही पढ़ा था, पर दूल्हे के नाम के नीचे लिखा ओएसडी फाइनेंस मेरी निगाहों से छूटा नहीं था। ललित का बस चलता तो वह अपना पे स्केल भी शादी के कार्ड में छपवा देता। बेचारे का यही कॉम्प्लेक्स तो हम दोनों के बीच दीवार बन गया था। यूं मैं उससे 2 साल बड़ी थी, मेरी क्वालिफिकेशन भी उससे ज़्यादा थी, नौकरी में भी मैं उससे सीनियर थी, पर हम दोनों के बीच ये बातें कभी नहीं उठी। पर पता नहीं क्यों मेरा क्लास 1 बनना ही उसके गले नहीं उतर सका। उसने जैसे जिद ही पकड़ ली कि अगर मुझे सच्चे मन से प्यार करती हो तो प्रमोशन मत लो। पर प्रेम का ऐसा घटिया और सतही सबूत देने के लिए मैं राजी नहीं हुई। यह प्रमोशन मुझे अनायास ही नहीं मिल गया था, वह मेरी 12 वर्षों की तपस्या का प्रतिफल था। वह अरसे से अपेक्षित और प्रतीक्षित भी था, इसलिए ललित की यह शर्त मैं मान नहीं सकी। अगर हम लोगों की शादी हो गई होती तो शायद मैं अपनी बात पर इस तरह अड़ी नहीं रहती। तब परिस्थितियां दूसरी होती, समस्याएं अलग होती। पिछले 6-7 वर्षों से हमारी शादी टलती आ रही थी, क्योंकि ललित को अपनी बहनों की शादी करनी थी। और अब जबकि सारी समस्याएं हल हो गई थी, ललित ने यह शर्त रख दी थी। यह शर्त मुझे किसी हालत में मंजूर नहीं थी। मैं अपनी वैवाहिक जिंदगी की शुरुआत किसी फ्रस्ट्रेशन के साथ नहीं करना चाहती थी। मैंने ललित से कहा, अगर तुम कहो तो मैं नौकरी छोड़ सकती हूँ, पर नौकरी करते हुए प्रमोशन नहीं ठुकरा सकती। इसके उत्तर में उसने जो कहा उसे सुनकर मैं सन्न रह गई। उसने कहा, तुम्हारी माँ ठीक ही कहती थी। क्या कहती थी? यही कि तुम एक नंबर की जिद्दी, नकचढ़ी और सेल्फ सेंटर्ड लड़की हो। यह बात मेरी माँ ने कही है। हाँ, उन्होंने सेल्फ सेंटर्ड शब्द न कहा हो, पर इसी से मिलता जुलता कोई जुमला कहा था। वे हमेशा कहती हैं कि दिव्या के सामने तुम बहुत सीधे पड़ जाते हो। मैं स्तब्ध होकर सुनती रह गई। मेरी अपनी माँ मेरे विषय में ऐसा विश्वामन कर सकती है, यह सपने में भी नहीं सोचा था। एक क्षण को तो विश्वास ही नहीं हुआ। यह सच है कि मेरी शादी की कल्पना से दोनों आतंकित थे। उन्हें लग रहा था कि अब पुनः बेटे के आश्रय में लौट जाना होगा, या फिर ललित के घर में आश्रितों का सा जीवन बिताना होगा। तब मैंने ही ललित से कहा था कि वह अम्मा बाबूजी को थोड़ा आश्वस्त कर दे। ललित ने मेरी बात रख ली थी। वह मेरी गैर हाजिरी में भी अम्मा बाबूजी के पास बैठने लगा था। मैं यह देखकर खुश हो रही थी कि अम्मा की उससे अच्छी पटरी बैठ गई है। तब मुझे यह मालूम था कि अपने भविष्य का पुख्ता प्रबंध करने के लिए अम्मा कैसा प्रपंच रच रही है। सच है, स्वार्थ आदमी से क्या नहीं करा लेता। शायद यह ललित का स्वार्थ ही था जो इतने दिनों तक उसे मुझसे बांधे रहा। उसकी तीनों बहनों की शादी में मैंने घर की भावी वधू की भूमिका तन मन धन से निभाई थी। उस समय उसकी माँ भी मुझे सिर आंखों पर बिठाती थी, पर जब हमारे संबंधों में दरार पड़ने लगी तो उसे भरने का ललित की माँ ने जरा भी प्रयास नहीं किया। उस समय तक उनका भी स्वार्थ पूरा हो चुका था। ऑफिस से लौटने के बाद चाय पीते हुए मैंने वह कार्ड अम्मा की तरफ उछाल दिया। अम्मा ने कार्ड उलट पुलट कर देखा और पूछा, किसकी शादी है? तुम्हारे लाडले ललित की। अम्मा एकदम भड़क गई। वह मेरा कहाँ से हो गया? वह तो तुम्हारी वजह से जरा सा मुंह लगा लिया था। तो क्या मेरा सगा हो गया? सगा तो अम्मा आजकल कोई किसी का नहीं होता। फिर ललित जैसे लोग तो किसी के सगे हो ही नहीं सकते। इस बीच बाबूजी बड़े ध्यान से कार्ड पढ़ रहे थे। बोले, लगता है अब तो वह भी क्लास 1 बन ही गया होगा। बिल्कुल बन गया होगा। उसकी जिद ही थी कि उससे पहले शादी नहीं करेगा। बाबूजी कुछ कहने को हुए, फिर पता नहीं क्या सोचकर चुप हो गए। अरे, बुढ़ापे में अफसर हो गया तो कौन सा तीर मार लिया। अम्मा बोली, तू मन छोटा मत कर बबली। ईश्वर ने चाहा तो तुझे उससे भी अच्छा दूल्हा मिलेगा। जरूर मिलेगा, मैंने कहा। बुजुर्गों का,
खासकर तुम्हारा आशीर्वाद रहा तो क्यों नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। क्या मतलब? मैंने मतलब समझाने की कोशिश नहीं की। हंसते हुए वहां से उठ आई। दूसरों के सामने नाटक करना एकदम सरल होता है, पर अपने आप को छलना उतना ही मुश्किल होता है। मैं समझ रही थी कि ललित वाला अध्याय एकदम समाप्त हो गया है। अपने जीवन ग्रंथ से मैंने वे पृष्ठ फाड़कर फेंक दिए हैं, पर यह मेरा निरा भ्रम था। वह घाव अब भी उतना ही हरा था, जरा सा कुरेदते ही टीस उठा। राख में दबे होने के बावजूद शोले बुझे नहीं थे। जरा सी हवा लगते ही धधक उठे। रोज की तरह रात 10 बजे मैं बिस्तर पर आ गई थी, पर आंखों में नींद का नाम नहीं था। कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आ जाते हैं जब सब कुछ निस्सार लगने लगता है। उस रात मन की ऐसी अवस्था थी, हताशा ने जैसे मन प्राणों को ग्रस लिया था। रात के कोई 11 बजे होंगे कि सन्नाटे को चीरते हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी। पता नहीं क्या सोचकर मैंने पहले कमरे का दरवाजा बंद किया और फिर फोन उठाया। ऐसा क्यों किया मैंने? मुझे किसके फोन का इंतजार था? हेलो। मेरी आवाज कांप रही थी। उधर से दिलीप की आवाज आई। हेलो दीदी, सो रही थी? रात को 11:30 बजे शरीफ लोग सो ही जाते हैं। इतने दिनों बाद फोन किया, वह भी इतनी रात को। सब खैरियत तो है न? खैरियत ही समझो, समाचार देना था। बोलो। बिटिया हुई है? अरे, तो शुभ समाचार कहो न। कब हुई? 4 तारीख को। और तुम मुझे आज 4 दिन बाद खबर कर रहे हो? अरे कुछ न पूछो। एक तो अस्पताल के चक्कर और घर में ये दोनों मैनेज करते करते दम फूल गया। फोन करने का समय ही नहीं मिला। गुस्सा तो बहुत आया, पर जब्त करके पूछा कविता कैसी है, घर आ गई क्या? अभी कहाँ, ऑपरेशन का चक्कर है न, टांके खुलने के बाद ही आ पाएगी। अम्मा को भेज दूं? नहीं नहीं, सो कविता की मम्मी आई हुई है। नर्सिंग होम में तो वही रहती है। घर पर उसके पापा और मैं खट रहे हैं। नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब बंद करता हूँ। अम्मा बाबूजी कैसे हैं? अच्छे हैं। बात करोगे? नहीं, रहने दो। अब इतनी रात को उन्हें कहाँ जगाओगी? मेरा प्रणाम कहना। मैं छोटी वाली बेबी के बारे में पूछना चाह रही थी कि कैसी है, किस पर गई है, पर दिलीप ने फोन ही रख दिया। मजबूरन मुझे भी रखना पड़ा। कुछ देर तक सोचती रही कि अम्मा बाबूजी को यह खबर अभी दे दूं कि सुबह तक इंतजार कर लूं। फिर सोचा कि मैं तो इंतजार कर लूंगी, पर अम्मा बाबूजी से ही जब्त नहीं होगा। फोन की घंटी सुनकर ही उनके कान खड़े हो गए होंगे। अगर अभी उनके कमरे तक नहीं गई तो वे ही धड़धड़ाते हुए मेरे कमरे में चले आएंगे। कमरे से बाहर निकली तो देखा दोनों दरवाजे पर ही कान लगाए खड़े हैं। किसका फोन था? दिलीप का। तुम तो कहती थी कि बाहर वाली लाइन कट गई है। कट गई है मतलब हम बाहर फोन नहीं कर सकते? आने के लिए मनाही थोड़ी है। ओफो, बाबूजी झल्ला पड़े। भगवान, यह तो पूछ कि फोन क्यों आया था। कविता की बिटिया हुई है। हे भगवान, फिर लड़की। बाबूजी के स्वर में निराशा साफ झलक रही थी। एक बेटा हो जाता, अम्मा बुदबुदाई। अरे कहाँ से हो जाता? बुजुर्गों की आत्मा कल पाओगे तो बेटियां ही होंगी। जितना कमाया है सब ढोकर ले जाएंगी। बस भी करो, बाप होकर बेटे को शापते हो। अरे, उसका बेटा होगा तो वह तुम्हारा भी तो कुछ लगेगा। उसके सहारे तुम्हारा भी नाम चलेगा कि नहीं? सच, दिलीप ने बड़ी गलती की। एकदम से जचकी ही की खबर सुना दी। कुछ पहले से अता पता होता तो मैं कुछ उपाय करती, मनोतियां मानती। कुछ नहीं तो पंडित जी को कुंडली दिखाकर एक आध अनुष्ठान ही करवा लेती। पर उसने तो हवा ही नहीं लगने दी। क्यों नहीं लगने दी? जानती हो, सारिका के वक्त वह तुम्हारी पाबंदियों से तंग आ गई थी। इसीलिए राधिका के समय कविता ने अपनी माँ को बुला लिया था। फिर भी तुम खबर लगते ही बिना बुलाए वहां पहुंच गई थी।
इसलिए इस बार दोनों चुप बने रहे। तुमने भी तो कोई खोज खबर नहीं ली। एक बार तुम ही फोन कर देती। अम्मा के स्वर में आक्रोश था। फोन कर लेने से क्या होता है अम्मा? अगर उन्हें यह बात छिपानी थी तो वे छिपा ही लेते। और सच तो यह है कि जिनके बच्चों की नींद दादा दादी के फोन से खराब होती है, ऐसे लोगों के यहाँ फोन करने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। यह जिद तो अच्छी नहीं है बिटिया। इसका मतलब तो यह हुआ कि कल को हमें कुछ हो गया तो तुम उसे खबर भी नहीं दोगी। बेटे के होते हुए हमें उसके हाथ से मुखाग्नि नसीब नहीं होगी। गुस्से से मेरा सारा बदन जैसे जल उठा। फिर भी अपने को किसी तरह जब्त करते हुए मैंने कहा, तब की तब देखी जाएगी बाबूजी। पर आज के दिन तो शुभ शुभ बोलिए। आज तो आपके घर में शुभ समाचार आया है। आज तो आपकी वंश वृद्धि हुई है। आज मरने जीने की बात क्यों करते हैं? अरे, काहे की वंशवृद्धि और काहे का शुभ समाचार? अम्मा ने मुंह बिचका दिया। लड़कियों से कहीं वंश चला है? पिछले जन्म की लेनदार है सब। कर्ज वसूलने आई हैं। दो तो घर में पहले से थी, ये एक और आ गई। इससे अच्छा था एक बेटा हो जाता। इतना बिसरने की जरूरत नहीं है अम्मा। वे जमाने लद गए जब लड़कियां केवल भार होती थी। अब तो वे खुद भार उठाती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेने की हकदार हैं, दोनों हाथों से भर भर कर देती भी हैं। फिर भी एक बेटा तो होना ही चाहिए। बुढ़ापे का आसरा होता है बेटा। अच्छा, तुम्हारा भी तो एक बेटा है अम्मा। कितना सहारा दे रहा है वह तुम्हें। मुझे लगा था अम्मा निरुत्तर हो जाएंगी, पर वे अपना ही राग अलापती रही। फिर भी बेटा तो बेटा होता है। उसका घर तो अपना घर होता है। बेटे के यहाँ इंसान मजबूरी में रहता है, पर बेटे के घर में अपनी ठसक से रहता है। वाह, तुम कितनी ठसक से रहती थी। मैं क्या जानती नहीं। दिन भर अपने कमरे में बंद रहना पड़ता था। सिर्फ खाने के वक्त बाहर आने की इजाजत थी। बाहर वालों से बात करने की सख्त मनाही थी। फोन तुम छू नहीं सकती थी। तुम्हारी चिट्ठियां सेंसर होती थी। बच्चों को तुम्हारी छाया तक से दूर रखा जाता था। अपनी मर्जी का खाना बनवाना तो बहुत दूर की बात है। तुम्हारा रसोई में झांकना तक गुनाह था। इसे तुम ठसक के साथ रहना कहती हो? अम्मा कट कर रह गई। उन्होंने सिर झुका लिया। किन्हीं भावुक क्षणों में उन्होंने ये बातें मुझे सुनाई थी और अब उन्हें पछतावा हो रहा था। बड़ी देर बाद उन्होंने सिर उठाया और डूबती सी आवाज में बोली, हमारा क्या है? हमें अब जीना ही कितना है। इतनी निकल गई है तो बची खुची भी निकल ही जाएगी। कहीं भी रहें, क्या फर्क पड़ता है? पर दिलीप के यहाँ एक बेटा हो जाता। बेटा बेटा बेटा, सुन सुनकर मेरे तो कान पक गए थे। अपने स्वभाव के विपरीत मैं चीख पड़ी। नहीं होगा, तुम कितना भी चाहो। अब दिलीप को यहाँ बेटा नहीं होगा। कविता ने ऑपरेशन करवा लिया है, समझ गई क्या? दोनों आसमान से गिर पड़े। बाबूजी ने दोनों हाथों में अपना सिर थाम लिया और अम्मा तो पेट पकड़कर एकदम जमीन पर ही बैठ गई, जैसे उनकी कोख उजड़ गई हो।